हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। लास्ट में हमारा कोलिजन थ्योरी एंड इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट बचा था। ठीक है, तो आज हम इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट करेंगे और कोलिजन थ्योरी का पोर्शन समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट समझते हैं। हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। लास्ट क्लास हो सकती है या एक और क्लास हो सकती है। उसके बाद क्वेश्चन होंगे, इसके डेफिनेटली क्वेश्चन होंगे आपके। टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि इसका जो थ्योरी का पोर्शन है थोड़ा सा बड़ा है। थ्योरी सारी करा देंगे और उसके बाद क्वेश्चन की क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस ऑलमोस्ट नवंबर के बाद से अच्छे से चलेंगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन की क्लासेस बढ़ेंगी और डेफिनेटली बढ़ेंगी, क्योंकि फिजिक्स का भी पोर्शन, जो जनरल फिजिक्स का पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है। मैकेनिकल नहीं हुआ है, लेकिन बाकी पोर्शन कंप्लीट हो गया। उसका हम लोग क्या करेंगे, उसके क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और जनरल केमिस्ट्री की क्लासेस भी हो रही हैं, उसमें भी 2-3 चैप्टर्स ही बचे हैं, बाकी सारा कंप्लीट हो गया। उसके भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की क्लासेस होंगी, बहुत ज़्यादा होंगी। और जो क्वेश्चंस हैं उसके अब जो होंगे वो साथ साथ होते रहेंगे। और रही बात 11th की केमिस्ट्री की, तो वो भी चल रही है। आप चाहें तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। 5 to 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। और केमिस्ट्री जो 12th की है उसके भी ऑलमोस्ट 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में हम कैटलिस्ट के बारे में समझेंगे। कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट एक तरह का सब्सटेंस है जो हम रिएक्शन में इन्वॉल्व करते हैं। हमारे पास रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट को में अगर हम कैटलिस्ट मिक्स करेंगे या कैटलिस्ट को इंट्रोड्यूस कराएंगे रिएक्शन में, रिएक्टेंट के साथ रखेंगे, तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। बस रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। मतलब कहने का कि अगर प्रोडक्ट 10 दिन में बन रहा है, हमने कोई रिएक्टेंट लिया, तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करी, वो 10 दिन में बन रहा है। लेकिन जैसे ही हमने कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस कराए, कोई मेटल सरफेस इंट्रोड्यूस कराई या कोई लिक्विड की सरफेस इंट्रोड्यूस कराई, तो क्या हो गया, या कुछ गैसियस इंट्रोड्यूस कराया, ज़्यादातर मेटल ही लेंगे हम लोग। ठीक है, मेटल सरफेस प्रोवाइड करती है अगर गैसेस होती हैं तो क्या कर रहा है, रिएक्टेंट में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, अपना कोई योगदान, अपना कोई इन्वॉल्वमेंट रिएक्टेंट में लगा के प्रोडक्ट नहीं बना रहा, बस वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है। कौन? कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट 2 टाइप के हो सकते हैं। एक कैटलिस्ट हो सकता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है, और एक कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट जब वर्ड यूज करें तो उसको बोलते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा हो। जो अगर रिएक्शन 10 घंटे में हो रही है तो वो रिएक्शन 1 घंटे में या आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगी, प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। और वो जो कैटलिस्ट है जैसा था वैसा ही हमको प्रोडक्ट मिलने के बाद वैसा ही मिल जाएगा, उसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है इंटरमीडिएट बना रहा हो या कुछ कंडीशंस ऐसी हों जिसमें उसने रिएक्शन बीच में कर लिया हो, लेकिन ओवरऑल जब प्रोडक्ट हमें मिलेगा तो हम कैटलिस्ट बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन में। ठीक है, जो सेकंड बात करी हमने कि कोई कोई कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो रिएक्शन को का रेट को रिड्यूस करते हैं, उनको इनहिबिटर कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि इनहिबिटर क्या होते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, रिड्यूस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग इन द रिएक्शन। ठीक है, वैसे ही कैटलिस्ट क्या कर रहे हैं, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इन विदाउट इन्वॉल्विंग इन इट। ठीक है, तो कैटलिस्ट 2 तरह के होते हैं। ठीक है, जो हम मेन कैटलिस्ट की बात करते हैं जिसमें रिएक्शन का रेट बढ़ रहा होता है, वो बहुत सारी जगह होता है। जैसे अगर हम शुगर केन से क्या बना रहे हैं, शुगर केन से इथेनॉल बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसमें कुछ एंजाइम्स मिक्स करेंगे जिसकी वजह से उसका फर्मेंटेशन अगर 1 महीने में होने वाला था तो वो 10 दिन में हो जाएगा और जल्दी से हमारा इथेनॉल मिल जाएगा हमको। ठीक है, अगर हम
कोई खाना खा रहे हैं, हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो क्या कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड, वो इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारी बॉडी में, लेकिन वो जो प्रोडक्ट है या फिर कह सकते हैं जो हमको एनर्जी देने में वो हेल्प कर रहे हैं। केवल अगर एंजाइम्स ना हो इतने, जो पेनक्रियाटिक जूस हैं या लीवर में जो गैस्ट्रिक जूस है, बाइल जूस है, तो ये सब किसी ना किसी तरह हेल्प कर रहे हैं। हमारा ब्रेन से बहुत सारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, तो ये सारी ओवरी है, टेस्टिस है, ये सारी ग्लैंड्स हैं, किसी ना किसी तरह हेल्प कर रही हैं कोई ना कोई प्रोसेस में हमारी बॉडी में। तो बहुत सारे एंजाइम्स हैं, तो हो सकता है अगर ये एंजाइम्स ना हो तो हमारा जो डाइजेशन ऑफ फूड है वो कैसा हो, वो बहुत लेट हो। अगर 2 घंटे में डाइजेस्ट हो रहा है फूड तो हो सकता है वो 2 साल ले ले। तो ऐसा नहीं है कि एंजाइम्स रोल प्ले नहीं करते हैं, एंजाइम्स रोल प्ले करते हैं, लेकिन वो रिएक्शन में इन्वॉल्व खुद नहीं होते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं कर रहे होते, बस रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस। कैटलिस्ट क्या है? एक सब्सटेंस है विच, वो क्या करेगा, विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, वो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करेगा या चेंज करेगा, या जिस तरह से हो रही थी उसके रेट में इंक्रीज करेगा। अल्टर कर रहा है, या तो डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। जब डिक्रीज करेगा तो उसका नाम इनहिबिटर हो जाएगा, जब इंक्रीज करेगा तो उसका नाम कैटलिस्ट हो जाएगा। तो कैटलिस्ट एक सब्सटेंस है विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग इन द रिएक्शन, या फिर विदाउट इन्वॉल्विंग इन द रिएक्शन। रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए बिना जो इफेक्ट होगा वो कैटलिस्ट लाएगा। ठीक है, विदाउट इन्वॉल्विंग इन रिएक्शन और विदाउट एनी परमानेंट चेंज। ठीक है, तो हमारा कैटलिस्ट अल्टर कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को, उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है और ना ही कोई रिएक्शन में परमानेंट चेंज कर रहा है। इसको नोट कर लीजिए। तो पहली चीज होगी अल्टर कर रहा है। अगर रिएक्शन कर रहा है तो क्या करेगा, तो एक इंटरमीडिएट बनाएगा। तो इसमें लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो कैटलिस्ट है आ कैटलिस्ट participate in a chemical reaction। जो कैटलिस्ट है वो अगर कैटलिस्ट पार्टिसिपेट इन अ chemical reaction by forming temporary bond, by forming temporary bond। अगर पार्टिसिपेट कर रहा है
इस थ्योरी के अनुसार, तो क्या करेगा, टेम्परेरी बॉन्ड बना रहा है विथ रिएक्टेंट, किसके साथ, विथ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के साथ टेम्परेरी बॉन्ड बना रहा है, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स with reactant results to form an intermediate ये क्या करेगा, एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, ठीक है। दिस ट्रांजिशन या बोल सकते हैं दिस इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशरी स्टेट जो है, ट्रांजिस्टरी, वो डिकम्पोज कर जाएगा किसमें, यील्ड और कैटलिस्ट में, ठीक है। तो इसको इंटरमीडिएट भी बोलेंगे क्योंकि कुछ टाइम के लिए बन रहा है, ठीक है, या ट्रांजिशरी एग्जिस्टेंस या ट्रांजिशन स्टेट बोल देंगे, ठीक है। दिस ट्रांजिशरी एग्जिस्टेंस, ये जो मतलब टेम्परेरी बॉन्ड बना है या फिर कह सकते हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना है, या ये जो थोड़े टाइम के लिए एग्जिस्टेंस है वो डिकम्पोज करेंगे, इसको क्या लिखना था, फॉर्म एन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, दिस हैज अ ट्रांजिशरी एग्जिस्टेंस एंड डिकम्पोज इनटू प्रोडक्ट लिख सकते हैं या यील्ड लिख सकते हैं, इनटू प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट। ठीक है, तो इस थ्योरी के अनुसार कह सकते हैं जो कैटलिस्ट है पार्टिसिपेट करेगा केमिकल रिएक्शन में, एक टेम्परेरी बॉन्ड बनाएगा जिसका रिजल्ट होगा एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा। जब इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा क्या होगा, ये ट्रांजिशरी एग्जिस्टेंस होगा, मतलब विद इन अ सेकेंड या सेकेंड के भी बहुत कम टाइम के लिए बन रहा होगा और फिर डिकम्पोज होके प्रोडक्ट और कैटलिस्ट इटसेल्फ बना रहा होगा। तो जब हमारी रिएक्शन का पाथ कुछ और है या वहाँ पे टाइम टेकिंग ज़्यादा है, तो कैटलिस्ट एक तरह से डिफरेंट पाथ प्रोवाइड कर रहा है रिएक्शन के होने में, ठीक है। तो इट प्रोवाइड सब्स्टिट्यूट पाथ या फिर ये अल्टरनेट पाथ को प्रोवाइड करेगा रिएक्शन के मैकेनिज्म को होने को। ये लिख लीजिए, उसके बाद ये पॉइंट लिखते हैं हम लोग। तो होप सो नोट हो गया होगा, इसको रब करते हैं। तो कैटलिस्ट प्रोवाइड करेगा, कैटलिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथ, एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करेगा या फिर एक अल्टरनेट मैकेनिज्म प्राप्त करेगा और रिएक्शन मैकेनिज्म, क्योंकि रिएक्शन के होने की कोई मैकेनिज्म होती है, कोई प्रोसेस होता है, उस मैकेनिज्म को चेंज कर देता है। कौन चेंज कर देता है, कैटलिस्ट को। कैटलिस्ट एक अल्टरनेट पाथ देगा या अल्टर्ड रिएक्शन मैकेनिज्म देगा बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी,
by reducing the एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब एक्टिवेशन एनर्जी की बात आई तो हमने लास्ट टर्न पे जो पढ़ा था सब यहाँ यूजफुल है। बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा था, उस ग्राफ को फिर से हम यहाँ लाते हैं। ये ऐसे ग्राफ था, वाई एक्सिस पे हमारा क्या था, वाई एक्सिस पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी लिखते थे। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे क्या था, एक्स एक्सिस पे हम क्या लिख रहे थे, रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिखते थे, रिएक्शन ठीक है। तो हमें पता है कि हमारे जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी यहाँ है और उसको बहुत सारी एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो ही एक तरह से ले ली जाती है, किसके लिए, एक आइडियल कंडीशन ले ली जाती है। तो हमारा रिएक्टेंट की एनर्जी ये है और प्रोडक्ट की एनर्जी ये है एक तरह से। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल एनर्जी है जो रिएक्टेंट गेन करके प्रोडक्ट बनाएगा, पहले इतनी एनर्जी गेन करेगा, इंटरमीडिएट बनाएगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट बन रहा होगा, यहाँ कुछ ऐसा पार्ट बन रहा होगा जो रिएक्टेंट है A+B। तो यहाँ पे अगर A+B हो रहा है तो A और B के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हो रहा होगा। वो AB इंटरेक्शन करने के बाद जब प्रोडक्ट C बना रहे होंगे तो ये एनर्जी में ऑलरेडी कुछ ना कुछ होगा, कुछ उसके पास एनर्जी होगी। और ये जो ओवरऑल एनर्जी होगी ये क्या हो रहा होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। लेकिन जैसे ही हम कैटलिस्ट को इंट्रोड्यूस कराएंगे, हमने AB के साथ एक कैटलिस्ट ले लिया है, तो ये क्या करेगा, एनर्जी डिक्रीज करेगा और हमारा प्रोडक्ट जल्दी से बनने लगेगा। तो ये जो कैटलिस्ट है एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देता है बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल जाएगी जिसकी वजह से वो जल्दी से प्रोडक्ट बनाने लगेंगे। और इसके आगे लिख सकते हैं एंड प्रोडक्ट बाय लोअरिंग द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसके आगे, by reducing the activation energy between reactant and product and hence lowering the पोटेंशियल एनर्जी यही है हमारी पोटेंशियल एनर्जी को लोअर कर देगा प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, और हमको पता है कि अरेनियस, अकॉर्डिंग टू अरेनियस इक्वेशन हमको पता है कि अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, मतलब ये यहाँ से रिएक्टेंट से लेकर यहाँ तक जो इंटरमीडिएट बनने की एनर्जी होती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, और ज़ीरो से लेकर इस पॉइंट को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, यहाँ से यहाँ के एनर्जी का डिफरेंस। लेकिन हमारा कैटलिस्ट क्या कर रहा है, अल्टरनेट पाथ ही बना दे रहा है। जब अल्टरनेट पाथ ही बना दे रहा है हमारा कैटलिस्ट, तो क्या होगा, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी, पहले इतनी थी एक्टिवेशन एनर्जी, अब इतनी हो गई है, तो एनर्जी को लोअर कर देता है पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, तो हमको पता है कि अगर एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाएगी तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो ये स्टेप भी लिख सकते हैं। सो एक्टिवेशन energy is reduces and reaction is so activation energy is reduces and reaction will be faster.
अकॉर्डिंग टू, इफ लिख देते हैं, इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज रिड्यूसेस एंड रिएक्शन विल बी फास्टर अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस इक्वेशन या अर्हेनियस थ्योरी। तो ये हो गई कैटलिस्ट और अर्हेनियस इक्वेशन का एक तरह से रिलेशन। तो इसको नोट कर लीजिए। अब कैटलिस्ट कितनी अमाउंट में होना चाहिए? एक छोटी सी अमाउंट का कैटलिस्ट भी हमारी रिएक्शन में ह्यूज चेंजेस देखने को मिल सकता है। मतलब एनर्जी, मतलब जो हमारी रिएक्शंस हो रही थी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे थे, वहाँ जब इतनी एनर्जी चाहिए होती है तो उसने एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी और हमारा बहुत सारा प्रोडक्ट बनने लगा। तो कहने का मतलब है कि कैटलिस्ट जो है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कैन फॉर्म लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। कुछ कैटलिस्ट का इन्वॉल्वमेंट हमारा रिएक्शन को होने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा। ठीक है, तो होप सो ये नोट हो गया होगा। लेकिन जो कैटलिस्ट है, जो गिब्स फ्री एनर्जी है, उसको चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, जो नेचर है गिब्स फ्री एनर्जी का, कि अगर ये रिएक्शन होनी है, डेल्टा जी या गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है, मतलब ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, अगर इस रिएक्शन हो रही है तो होगी ही। ऐसा नहीं कि रिएक्शन को रोक देगा या कुछ और ड्रास्टिक चेंज कर लेगा, वो नहीं करेगा, लेकिन कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अगर रिएक्शन हो रही है तो होगी। ठीक है, तो होप सो ये नोट हो गया होगा। इसको रब करते हैं, फिर हम ये दोनों बातें लिखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, आ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कैन catalyze large amount of reactants। मतलब हमारे रिएक्टेंट्स के बहुत ज़्यादा अमाउंट को कैटलाइज कर सकता है, मतलब एक तरह से इनिशिएट कर सकता है, उसकी रिएक्शन को बढ़ा सकता है। सेकेंड चीज़ मैंने क्या कही कि जो रिएक्शन कैटलिस्ट है वो अल्टर नहीं कर पाएगा गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो इसको लिखेंगे, अ कैटलिस्ट does not alter the nature of Gibbs free energy of reaction। तो इसका कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि कैटलाइज डज नॉट अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन। अगर ये गिब्स फ्री एनर्जी नेचर है, तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या बताती है? या तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, मतलब हमने शुरू में कुछ एनर्जी दी, जिसके बाद एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गई, वो ऑलरेडी चलती रही सदियों तक। ठीक है, या फिर जब तक उसमें रिएक्टेंट था तब तक होती रही। और दूसरी क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें हर स्टेप में कुछ ना कुछ हमको एनर्जी देनी पड़ती है। अब जैसे हम लोग ऐसे हैं
कि किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसने क्या किया, पहले 10 साल, 5 साल, 10 20 साल, 15 साल उसने क्या किया, एक बिजनेस को स्टेब्लिश किया, कुछ भी लगाया, कोई फैक्ट्री लगाई, तो उसने क्या किया, उसमें 10 साल 20 साल इन्वेस्ट किए उसमें, ठीक है। तो वो 10 साल 20 साल जब इन्वेस्ट कर रही है, उसके बाद वो जो उसकी फैक्ट्री है या कारखाना है या कुछ भी काम है, बिजनेस कोई भी वर्क है, तो वो क्या कर रहा है, स्मूथली फिर चलने लगेगा। जितनी दिक्कत आनी होगी स्टार्टिंग में आएगी, और उसने एनर्जी प्रोवाइड कर दी, अब वो स्मूथली उसके 2 पीढ़ी 10 पीढ़ी तक चलता रहेगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है कि जैसे हमने कहीं भी जॉब करी, ठीक है, तो जॉब क्या करी, जैसे हमने कोई प्राइवेट जॉब करी, तो प्राइवेट जॉब में क्या है, फर्स्ट स्टेप हमको मिला कि हम इतना काम करेंगे तो इतना हमको फिक्स मिलेगा, मतलब हमारी रिएक्शन होगी, मतलब इतना हमको फिक्स मिलेगा। लेकिन हर स्टेप पे जैसे ही हमारा प्रमोशन हुआ या जैसे ही हमको कुछ अचीव करना हुआ, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा भी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मतलब हर स्टेप में, अगर हम अभी मान लो प्यून की पोस्ट पे हैं, प्यून के बाद हमको क्लर्क बनना है तो हमने कुछ एनर्जी दी, क्लर्क के बाद हमको सीनियर सुपरवाइज़र बनना है तो हमने कुछ एनर्जी दी। तो हर स्टेप पे, सुपरवाइज़र के बाद हम मतलब और कुछ बनना है, मैनेजमेंट में बनना है या एचआर डिपार्टमेंट, तो वहाँ पे गए तो उसमें और एफर्ट देने पड़े। तो हर स्टेप में अलग अलग टाइप का एफर्ट देना पड़ रहा है, तो वो हो गई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो कहने का मतलब है कि जो कैटलिस्ट है हमारा, वो अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ही रहेगी। मतलब रिएक्शन के रेट को तो बढ़ा सकता है लेकिन नेचर को नहीं बढ़ा सकता या चेंज कर सकता। अगर हमारी रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, मतलब हर स्टेप पे कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, तो हमारे इस नेचर को भी रिएक्शन के चेंज नहीं कर सकता कैटलिस्ट, ठीक है। तो जो हमारा कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट कैन catalyze the spontaneous रिएक्शन। जो कैटलिस्ट है हमारा, वो क्या कर सकता है, कैटलाइज कर सकता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को, ठीक है। अब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात आई, तो क्या करेगा, डज नॉट कैटलाइज द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मतलब ये कैटलाइज, अब भी देखिए उसमें एक एक स्टेप, ए से बी बन रहा है, बी से सी जा रहा है, सी से डी जा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ऐसा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में भी हो रहा होगा, लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमने कुछ एनर्जी दी, फिर ये यहाँ स्टॉप हो गया। अगर उसने कुछ एनर्जी नहीं दी तो ये हमेशा यहाँ बना रहा, या कुछ चेंजेस नहीं किए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसमें कैटलिस्ट कैटलाइज ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। कैटलिस्ट हर स्टेप के लिए या तो अलग कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ ए से बी जाने पे जितनी एनर्जी दी, ए से बी बनता जा रहा बनता जा रहा बनता जा रहा, और उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हो सकता है रेट बढ़ा सकते हैं, लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है, इस वो उसको हमेशा इस स्टेप पे तो रखना नहीं, उसको हम और एनर्जी देंगे तो कुछ आगे बढ़ेगा, फिर और एनर्जी देंगे कुछ आगे बढ़ेगा। तो डायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को ये कैटलाइज नहीं करेगा। तो कैटलिस्ट डज नॉट catalyze non spontaneous रिएक्शन। अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो अपने आप हो रहे हैं, एक बार हमने उसको एनर्जी दे दी, फिर वो अनंत काल तक होती जा रही है, ठीक है। और फिर जैसे सोलर सिस्टम है हमारा, कभी कुछ हुआ हो, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जैसा कुछ हुआ हो, या कभी कुछ ऐसा स्पेस में कुछ ऐसी एनर्जी क्रिएट हुई हो, ब्लैक होल बना हो, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से हमारा सोलर सिस्टम बना। वो एक एनर्जी दी गई थी या एक एनर्जी उस समय मिली थी इनिशिएट होने के, तब से आज तक हमारा सोलर सिस्टम वैसे ही वर्क कर रहा है।
जो अर्थ है वो घूम रही है, जो सन है वो भी जैसे मतलब पूरा सोलर सिस्टम लेके घूम रहा है वैसे घूम रहा है, जो नेपच्यून है वो भी वैसे वर्क कर रहा है, जुपिटर है वो भी वैसे वर्क कर रहा है, मतलब सारे प्लैनेट अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं। अब उनको अलग से कुछ एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन सब में कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से एक दूसरे से वो बॉन्डेड है और हमेशा घूमते रहते हैं। वैसे ही क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमेशा वर्क करती रहेगी। एक बार उसको रिएक्शन करने के बाद, एक बार उसको कैटेलाइज करने के बाद, अगर मतलब रिएक्शन हो रही है, ए से बी बन रहा है तो ए से बी बनेगा, हमने इसमें कैटेलिस्ट दे दिया तो बहुत तेजी से बनेगा। ठीक है, अगर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो ए से बी बन रहा होगा, लेकिन हम कैटेलाइज करके इसको कैटेलिस्ट दे के इसको कैटेलाइज नहीं कर सकते उस तरह से जिस तरह हमने स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को किया है। तो ये स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस की बात हो गई। और कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी नहीं कर सकता, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको भी, उसमें भी चेंज नहीं कर सकते। तो इसको लिख लीजिए, फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं। तो होप सो ये नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमारा कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नहीं चेंज कर सकता। अगर ए से बी बन रहा है और बी से ए बन रहा है तो K1 और K-1 की मतलब के ए से बी बनने को के रेट को जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो K1 है, बी से ए बनने में K-1 है। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, K1/K-1 होगा। तो उसको कभी चेंज नहीं कर पाएगा। लेकिन जो इक्विलिब्रियम को अटेन करने की कंडीशन है, मतलब ए से जो बी बन रहा है या बी से जो ए बन रहा है, वो जो प्रोसेस है इंस्टेंटेनियस हो रहा होगा। मतलब ए से बी बन रहा है, बी से ए बन रहा है, ये एक ही टाइम में हो रहा है। इस प्रोसेस को फास्टर अचीव करने की कोशिश कर रहा। अब जब हमने पहले ए लिया, ठीक है, ए लिया, अब ए से बी बन रहा है, ठीक है, फिर बी से ए बनने लगा, लेकिन तब ए जितना अमाउंट ए का होगा उतना अमाउंट बी का नहीं होगा एट द इनिशियल रिएक्शन, या फिर एट इनिशियल टाइम, या जब स्टार्ट हुई होगी रिएक्शन। ए से बी तो बन रहा है, अगर ये 100 है, ये 10 बन गए, तो ये 10 बनाने की कोशिश करेंगे ए को, ठीक है, यहाँ से और बन रहे हैं। तो इस प्रोसेस को, इसको 50-50 होने में कि 50 ए बन गए 50 बी बन गए, अब यहाँ से जितने बन रहे हैं बी उतने ही यहाँ से ए बन रहे हैं, तो हमेशा इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है। तो इस इक्विलिब्रियम कंडीशन को अटेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमारा कैटलिस्ट हेल्प कर सकता है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि इक्विलिब्रियम है उसको चेंज नहीं कर सकता। तो कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बट it help in attaining the equilibrium faster, but it help in attaining the equilibrium equilibrium state faster। तो कैटलिस्ट हर जगह कुछ ना कुछ कर रहा है। ठीक है, अब कैटलिस्ट कैसे बढ़ा रहा है, जैसे ए और बी बन रहा है, ठीक है, ए से बी बन रहा है, या तो ये ए से बी
फास्टर बना रहा होगा या बी से ए फास्टर बना रहा होगा, जैसे भी बन रहा होगा, ये प्रोसेस को, ये इस बनने के प्रोसेस को फास्ट कर देगा। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या बड़ा, जैसे कहने का मतलब कि यहाँ पे ए ज़्यादा है और बी ज़ीरो है, तो जब ए रिएक्शन स्टार्ट हुई T0 पे, 0 सेकेंड पे हमने स्टार्ट ही करी रिएक्शन, तो क्या है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ा देगा। ठीक है, और जैसे ही हम यहाँ पे यहाँ 60 पे पहुँचे और यहाँ पे 40 पे पहुँचे, ठीक है, तो भी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही एक बार हम यहाँ पे पहुँचे 55 के आसपास और 50 यहाँ पहुँचे, वैसे ही मतलब 51-49 पहुँचे, तो भी ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ा देगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, और इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में या फिर इक्विलिब्रियम को प्राप्त करने के लिए जो टाइम लग रहा था वो जल्दी होने लगेगा, फास्टर होने लगेगा। जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो तो सेम रहेगी, लेकिन क्या होगा, उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो प्रोसेस होगा वो जल्दी मिल जाएगा कैटलिस्ट के द्वारा। एक शब्द आ जाता है कैटालिसिस, उसको भी एक बार डिफाइन कर लेते हैं। कैटालिसिस, तो ये क्या है? अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस that increase the rate of reaction. A catalyst is a substance that increase rate of reaction without involving in it. ये तो हमें पता है, एक कैटलिस्ट क्या है, एक सब्सटेंस है जो इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग इन इट। ठीक है, या फिर विदाउट इन्वॉल्विंग इन इट और मॉडिफाइंग मॉडिफाइंग स्पेलिंग गलत हो गई, विदाउट मॉडिफाइंग द ओवरऑल, without modifying the overall standard gives free energy। ठीक है, gives free energy change in reaction। तो कैटालिसिस क्या है? कैटालिस्ट क्या करेगा? सब्सटेंस इंक्रीज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग इन इट और मॉडिफाइंग द ओवरऑल स्टैंडर्ड, गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन रिएक्शन। और ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज कैटालिसिस। ठीक है, इस प्रोसेस को कैटालिसिस कहेंगे। तो जब ए और बी मिक्स हो रहे हैं और इनके साथ कुछ कैटलिस्ट दिया गया है, ठीक है, कुछ भी कैटलिस्ट हो सकता है, आयरन, निकल, कोबाल्ट, ऐसे कुछ भी रिएक्शन हो सकता है। हमने क्या बनाया, ए, बी और सी बन गया। ठीक है, फिर हमको प्रोडक्ट मिला पी। ठीक है, तो ये एक तरह से इंटरमीडिएट बन रहा है। ठीक है, जैसे हमने कुछ गैस ली, H2 गैस ली, ये आप नोट कर लीजिए, ये अलग से है, H2 गैस ली और N2 गैस ले ली। ठीक है, हमने प्रोवाइड कराई एक
निकल की सरफेस, ठीक है। तो ये दोनों गैस हैं, ये दोनों गैस हैं, इनको कुछ एक सरफेस चाहिए जिसके ऊपर रिएक्शन कर रहे होंगे, ठीक है। तो निकल की सरफेस प्रोवाइड करी, वहाँ पे H2N2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और NH3 बना देंगे। तो ये एक प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस है। उसमें देखेंगे आप कि क्या है, कैटलिस्ट कैसे हेल्प कर रहा है। बहुत सारे प्रोसेस हैं, हमारे डाइजेशन में भी हेल्प कर रहे हैं एंजाइम्स, हमारे एनवायरनमेंट में भी हो रहे हैं, हम लैब में भी कर रहे हैं। तो कैटलिस्ट क्या कर रहा है, एक तरह से इंक्रीज कर रहा है रेट ऑफ द रिएक्शन। तो होप्स हो ये जो कैटलिस्ट की क्लास है, ये जो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट है, ठीक है, वो आपको समझ में आया होगा। कहाँ कहाँ कब कब ये हेल्प कर रहा है, कैसे कैसे हेल्प कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा रहा है रिएक्शन में। गिब्स फ्री एनर्जी का जो नेचर है वो चेंज नहीं हो रहा, रिएक्शन का नेचर बेसिकली नहीं चेंज हो रहा है। स्पॉन्टेनियस है तो स्पॉन्टेनियस रहेगी, नॉन स्पॉन्टेनियस है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी, और जो रिएक्शन है वो फास्टर हो जाएगी, इक्विलिब्रियम फास्टर अटेन करेगा, लेकिन उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट नहीं करेगा, गिब्स फ्री एनर्जी के नेचर को इफेक्ट नहीं करेगा। अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो इंक्रीज करेगा प्रोडक्ट के बनने में, लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उसमें हेल्प नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ सारे इफेक्ट्स थे किसके, कैटलिस्ट के। तो होप सो क्लास समझ में आई होगी। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं समझना है, जितना समझना है बहुत, ये पूरा इतना सफिशिएंट है। होप सो इतना भी नहीं बताते हैं क्लास में टीचर्स कैटलिस्ट के बारे में, थोड़ा थोड़ा बता के कि मतलब हेल्प करता है, इनहिबिटर होता है, बस थोड़ा बहुत बता के निकल लेते हैं, ठीक है। तो होप सो ये कैरेक्टर समझ गए होंगे। अगर इसके रिएक्शन नेक्स्ट टर्न पे करा देंगे, एक दो रिएक्शंस हैं जो आपको आनी चाहिए, जैसे इन्वर्टेज यूज़ होता है, एंजाइम्स यूज़ होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टेज, ये सब ऐसे एंजाइम्स हैं जो बनते हैं, माल्टेज यूज़ होता है, ठीक है। तो बहुत सारी रिएक्शंस बॉडी में भी हो रही हैं, बाहर भी हो रही हैं, एटमॉस्फेयर में भी हो रही हैं, हम लैब में भी कराते हैं, हम दवाओं, ये जो मेडिसिन्स वगैरह बनती हैं उसमें भी करते हैं। तो ये जो प्रोसेस 24-24 घंटे, 2-2 दिन ले लेते हैं करने में, उनमें कैटलिस्ट अगर इन्वॉल्व कर देते हैं तो क्या कर रहा होता है, वो रिएक्शन जल्दी हो रही होती है, ठीक है। तो होप सो क्लास समझ में आई होगी। आप प्लेलिस्ट जाइए, देखिए पूरी क्लासेस केमिकल काइनेटिक्स की, ये तो बिल्कुल बहुत अच्छी वाली क्लासेस चल रही हैं। तो आप क्लास 12th के बेसिस से देख रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, और अगर TGT PGT के लिए देख रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं आप बता सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि आपको और क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।